अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी और आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तहमीना यासिन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। नहीं डॉक्टर साहिबा, आपका शुक्रिया कि आप, क्योंकि आजकल तो एंजाइटी डिप्रेशन इतना ज़्यादा है ना, तो आपके तो जाहिर सी बात है सेशंस बहुत ज़्यादा होते होंगे, बहुत लेकिन उसमें से आपने टाइम निकाला। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि आपको कितना अरसा हो गया क्लिनिक करते हुए, कितने टाइम से पेशेंट्स को देख रही हैं, ये बताएं। फिर मैं आगे साइकोलॉजी की फील्ड में तो मुझे तकरीबन 25 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। और क्लिनिक जब मैंने स्टार्ट किया उसको तकरीबन 15 ईयर्स हो गए। ओके। अच्छा, तो ये बताएं कि अक्सर हम मतलब कहते हैं, नॉर्मली बोलने में हम आम लोगों को पता नहीं होता स्ट्रेस और डिप्रेशन का डिफरेंस क्या है। हम ये कहते हैं जी ये बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, ये बहुत डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन और स्ट्रेस में फ़र्क क्या है, बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, स्ट्रेस जो होता है ना, इसका मतलब एक आम इंसान के लिए हम ये कहते हैं कि जैसे फुटबॉल होता है और उसको दबाते हैं तो वो दब जाता है और फिर वो डी शेप हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे जहन पे प्रेशर पड़ता है। और वो प्रेशर जो है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को अप्स एंड डाउन्स उसमें करता है। जैसे सपोज स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिज़ोल, तो कॉर्टिज़ोल जो है ना वो ऊपर होना शुरू हो जाता है। उसके नतीजे में हमारे मसल्स में स्टिफनेस आती है, हम प्रेशर फील करते हैं, अपनी बॉडी थकी थकी लगती है और हर वक्त लगता है कि बस कोई मसला है, यानी अनईजीनेस फील करते हैं। अच्छा। स्ट्रेस जो है ये डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकता है, ये हमें एंग्जाइटी की तरफ भी ले जा सकता है और साथ ही साथ ये स्ट्रेस का डिसऑर्डर भी हो सकता है। डिप्रेशन जो है ये होता है कि जब आपकी एक्सेसिव थिंकिंग, जो कि हर साइकोलॉजिकल इशू में होती है, वो एक्सेसिव थिंकिंग आपके पास्ट से ज़्यादा लिंक्ड हो, यानी पास्ट के गिल्ट्स, पास्ट के ट्रॉमास जो हैं वो आपको अफेक्ट करते हैं और आप मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं के बारे में सोचते हो और लो फील करते हो। और उसके साथ आपकी लो मोटिवेशन हो जाती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, तो मुझे तो ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यानी जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे सुसाइडल आइडिएशन और इस तरह के चीज़ें जो है ना वो फेस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर है इसकी अलामात क्या होती हैं? एंग्जाइटी में बेसिकली हमारी एक्सेसिव थिंकिंग होती है फ्यूचर बेस्ड, या तो फ्यूचर बेस्ड होती है या फिर डेली रूटीन में जो काम नहीं हो रहे या जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर फोकस होता है। और उसमें ये होता है कि हमारे अंदर फियर्स होते हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों की बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे एंग्जाइटी में अगर आप हेल्थ के हवाले से कॉन्शियस हो गए हैं तो मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए, मैं बीमार ना हो जाऊं। कई लोग जो हैं वो डिजीज़ के हवाले से कॉन्शियस हो जाते हैं, तो उनको होता है कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। और कई लोग होते हैं जो कि डिफरेंट फियर्स रखते हैं, जैसे कि दुनिया अब आजकल जैसे जंग का दौर नज़र आ रहा है, तो उसमें अक्सर लोग जो हैं कि दुनिया ख़त्म हो गई तो क्या होगा, क्या बनेगा, हमारे मुल्क का क्या बनेगा। यानी बेसिकली वो जो है ना 3 हवालों से, अपने हवाले से इश्यूज़ होते हैं जो फील करते हैं, एक दूसरे होते हैं लव्ड वंस यानी आपके इर्द गिर्द की फैमिली, और तीसरा वर्ल्ड। तो ये ट्रायड होता है जिसको हम कहते हैं कि ये तीनों के हवाले से टेंशन। अच्छा, तो जिस तरह से आपने कहा कि अगर कोई अपने हेल्थ के बारे में सोच रहा है कि मुझे कैंसर ना हो जाए ना, इस तरह ठीक है, अपने सेहत के मुतालिक आपको परेशान रहना चाहिए। परेशान नहीं मतलब ख्याल करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये जो है, ये भी जो वहम कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ना, ये भी एक तरह की एंजाइटी या बीमारी ही हम इसको कहेंगे। और दूसरा जो आप कह रही थी ना कि जो फ्यूचर को लेके होती है एंजाइटी, और जो इस वक्त करंट हमारा चल रहा होता है, तो जो वर्किंग लोग होते हैं, चाहे जैसे आप हो गई, मैं हो गई, या और मेल फीमेल दोनों की मैं बात कर रही हूँ, या जो घर बैठी कोई खातून है या कोई लड़की है, बच्ची स्कूल कॉलेज जाती हुई, उसमें ज़्यादा होगी एंग्जाइटी, या जो प्रोफेशनल है उसमें ज़्यादा होती हैं ये सिम्टम्स? देखिए, ये सिम्टम्स जो है ना ये डिपेंड करते हैं आपके जहन के अंदर की एनवायरनमेंट पे।
अच्छा। बाहर की एनवायरनमेंट जैसी भी हो, उसको आप कैसे लेते हैं, कैसे सोचते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा। वेदर यू आर अ यंग पर्सन, वेदर यू आर इन गोइंग टू अ कॉलेज या जॉब पे जाते, कोई भी, या घर में रहने वाली खातून अच्छा। है, अगर उनको यानी उनको समझ है कि उन्होंने इन चीज़ों को कैसे लेना है, तो फिर वो इन सब इशू से बच सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर हम प्रेवलेंस देखें तो प्रेवलेंस ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो कि फ्री ज़्यादा रहते हैं, जिनके अच्छा। जहन में यानी तो फरागत कहते वाला हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। फिर दूसरा उनमें ज़्यादा प्रेवलेंस होती है जो कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 20s और 30s में जो लोग होते हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ ज़्यादा बनना है। चले, उनका तो फिर भी समझ में आता है, वो जो घर बैठे हुए हैं उनका थोड़ा। अच्छा, ये बताएं कि ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, इसने हम लोगों पे पॉजिटिव असर डाला है या नेगेटिव डाला है? देखिए, डालना तो पॉजिटिव था लेकिन डाल नेगेटिव दिया। इसमें इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब भी हमारे पास कोई चीज़ आती है ना, जैसे आप मोबाइल ख़रीदे तो मोबाइल के स्पेक्स आप चेक करते हैं, जी, जी। उसका मैनुअल आप देखते हैं, उसको ऑपरेट कैसे करना है आप देखते हैं। सोशल मीडिया का कोई मैनुअल ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है इसे यूज़ कैसे करना है, क्या 24/7 करना है, या कि इसके लिए ब्रेक्स लेने हैं, क्या आपने स्क्रॉलिंग करते जाना है या कि स्क्रॉलिंग को रोक के अपने जहन को रेस्ट देना है। तो बेसिकली सोशल मीडिया हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त पे बन गया है, इसलिए कि हम बच्चे के हाथ में भी उसे बगैर मैनुअल के देते हैं, सिर्फ बाद में सख्ती शुरू कर देते हैं, अब तुमसे ले लेंगे, अब नहीं करो, ये नहीं करो। अब ये नहीं, लेकिन वो आदी हो चुका होता है तब तक। बिल्कुल, और ट्रेनिंग इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि सोशल मीडिया इस वक्त में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपके डोपामीन ट्रैप करता है, आपको बार बार एक्साइट करता है, खुश करता है, आपको कहते हो ओह ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त हो गया, फ़ौरन एक बुरी न्यूज़ आती है, ओह लो हो गया। तो डोपामीन हमारे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, वो फिर दिमाग तो बेचारा मासूम सा वो क्या करे, वो फिर कोलैप्स करना शुरू हो जाता है। फिर डोपामीन जो है वो हमारा स्टेबल नहीं रहता। तो कितनी देर आम एक, मतलब अब जैसे आप, जाहिर है कि एक वर्किंग लेडी हैं और अगर मैं भी, लेकिन फ्री टाइम तो लेजर टाइम तो मिलता ही है ना हम लोगों को, तो जाहिर है हम लोगों के हाथों में फ़ोन होता है। आइडियली कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए? देखिए, स्क्रीन टाइम जो है ना, अगर वो है व्हाट्सएप का, अच्छा, अगर वो है कोई जैसे वीडियोस देख रहे हैं जो कि एक ही जैसे 1 घंटे का कोई प्रोग्राम है, तो उसमें इतना इशू नहीं है। ये जो स्क्रॉलिंग है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपका मतलब है टिकटॉक वगैरह? हाँ, टिकटॉक वगैरह, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स ये वो शॉर्ट्स, हाँ, फेसबुक पे जो हम यूट्यूब पे देखते हैं। हाँ, इसलिए कि वो विदिन अ मिनट, विदिन 3 मिनट्स आपको एक नया सिनेरियो दे देती है। आपके वो कहते हैं हुक हो जाता है, डोपामीन हुक हो जाता है कि आप फिर अगली देखूं, अगली देखूं। अच्छा, मैं चैनल पे इसी तरह से एक मॉर्निंग शो पे ही कोई साइकियाट्रिस्ट शायद बैठे हुए थे, तो उस दिन भी मैं ये सुन रही थी टॉपिक, तो उस पर यही था कि इससे आपकी मेमोरी जो है वो बहुत इफेक्ट होती है। बिल्कुल, देखो मेमोरी, क्योंकि जब आप कोई एक 1.5 घंटे की मूवी कोई चीज़ देखते हैं तो वो आपके जहन में रह जाती है, लेकिन ये जो बार बार स्क्रोलिंग वाली बात है, कुछ सेकंड्स के बाद, 1-1.5 मिनट के बाद चीज़ चेंज हो जाती है। बिल्कुल, आपका माइंड क्या कुछ रखेगा। अच्छा, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले जंग की बात खुद ही कर दी थी, तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, इनकी जो पर्सनैलिटी है, उनको साइकोलॉजी की रोशनी में ज़रा बताएं ना कि किस किस्म की है। आपने भी ज़ाहिर देखा हुआ, हमने भी देखा हुआ है, वो क्या कुछ करते हैं। सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अपनी ज़ात में अकेले ही प्रेसिडेंट हैं जो अमरीकी तारीख में आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल इसमें एक तो हमारी जो असेसमेंट होती है वो प्रॉपर असेसमेंट होती है, जिसमें कि हम डायग्नोज करते हैं। उसका तरीका ये होता है कि हम उस शख्स से इंटरव्यूज़ करके, उससे डिटेल्स लेकर, हिस्ट्री लेकर पूरे उसकी असेसमेंट करते हैं और फिर हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन जैसे ये आप बात कर रही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हमने सिर्फ ऑब्ज़र्व किया है, हमने सिर्फ सुना जो देखा हमने, ठीक है ना। उसकी बेसिस पर जब हम उसको असेस करने की कोशिश करते हैं, तो मैं मिसाल दूंगी आपको मैरी ट्रंप की। मैरी ट्रंप जो है, उसकी नीस, उसने एक बुक लिखी है, ठीक है ना, और उसने जो कहा है, मैंने उस दिन अपने वीलॉग में भी कोट किया, बिल्कुल या तो उसने बहुत सारा कुछ रिलेट किया डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ, और उन डिसऑर्डर्स पर उसने बताया कि किस तरह से वो फॉल करते हैं।
अब हम अगर उसको सामने रखें, इसलिए कि उसको हम 100% करेक्ट नहीं कह सकते। उसने भी सिर्फ इंटरव्यूज़ लिए हैं और उनके बचपन के हवाले से अपने वालिद, जैसे उसके डोनाल्ड ट्रंप के बड़े भाई थे, तो उनसे इंफॉर्मेशन ली और सबसे इंफॉर्मेशन ली और उसकी बेसिस पर उसने किया। तो बेसिकली उसको हम अगर देखें और अदरवाइज़ उनका बिहेवियर देखें, उनका जैसे बोलने का अंदाज़ है, जो कुछ भी है, तो उसमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स तो बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह हैं। अच्छा। नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स जिनमें के कंट्रोलिंग बिहेवियर आ जाता है, जिनमें ग्रैंडियोस आ जाता है। अच्छा। ग्रैंडियोस का मतलब है कि देखिए, हम सबको हक है कि हम अपने लिए अच्छा सोचें और अपने आप को अच्छा समझें, अपने आप को वैल्यू दें। इसकी तो हम ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। लेकिन एक शख्स जब ये सोचता है कि मैं तो बहुत अजीम इंसान हूँ, मेरी बात तो कभी गलत ही नहीं हो सकती, मैं तो कोई स्पेशल पर्सन हूँ, तो वो सोच जो होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों? इसलिए कि फिर वो सबको नीचे अपने से देखता है, उनको लो लेवल। अकेला अपने एक घर का फर्द तो नहीं, वो तो एक मुल्क का सदर और सुपर पावर का सदर, और उसकी जिम्मेदारी तो सारी दुनिया ही मतलब उसके मरहूने मिन्नत है ना। देखिए वो जब कहते हैं अचानक से जंग शुरू करनी है, अच्छा जी मैंने कल आप लोगों की जो है तमाम सिविलाइजेशन खत्म कर देनी, मतलब एक ट्रॉमा दे के रखता है सब लोगों को। हाँ, और ये दूसरी चीज़ आ जाती है जो आपने कहा ना, ट्रॉमा दे के रखता है। बेसिकली ये लोग जो हैं, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होती है, उसकी ट्रेट्स में एक ये भी होती है कि वो नॉर्मल एक तो पहले कन्विंस करने की कोशिश करते, लेकिन डिपेंड करता है उनके लेवल पे। सपोज कि उनका लेवल ये है कि वो प्रेसिडेंट है, हाँ। तो वो फिर थ्रेट करना शुरू कर देते हैं। दे फील कि एवरीथिंग इज़ माइन, दे हैव द फीलिंग। तो वो जब फीलिंग आती है तो उसमें उन्हें लगता है कि सब उनसे नीचे हैं, दे शुड ओबे हिम, दे शुड एग्री विद वट एवर ही सेज। तो वो फिर थ्रेटनिंग और उस तरह के स्टाइल्स उनके आना शुरू हो जाते हैं। इनमें एम्पैथी नहीं होती है। इस तरह के जो लोग होते हैं इनमें एम्पैथी नहीं होती। बेसिकली एम्पैथी का मतलब है कि दे डोंट फील फॉर अदर्स, कि दूसरे क्या फ़ील कर रहे होंगे, दूसरे जंग हो रही है तो उसमें कितने जो आम इंसान है वो उनको नुकसान पहुंच रहा होगा, कितने ममालिक तबाह हो जाते हैं, कितने लोग इश्यूज़ फेस करते हैं। तो ये एम्पैथी उनको महसूस नहीं होती। दे ऑलवेज़ फील फॉर देयर सेल्व्स कि मैं सही हूँ, मेरी सोच सही है और मैं जो चाहता हूँ वो होना चाहिए। तो ये इस तरह की और भी बहुत सारे, यानी इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं नार्सिसिज्म के जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। इसमें जो कंट्रोलिंग बिहेवियर आ जाता है वो भी इसी से रिलेट करता है ना, कि मैं अजीम इंसान, जैसे सपोज मैं बादशाह और मेरी राय है पूरी दुनिया और मैं इनसे अपनी मर्ज़ी करा सकता हूँ, तो अब मैंने इनसे अपनी मर्ज़ी करानी, आई हैव टू कंट्रोल देम। अब कंट्रोल वो थ्रेट से होंगे या प्यार से होंगे, दिस डिपेंड्स अपॉन द अदर पीपल। अगर वो थ्रेट से होंगे तो ओके। अब थ्रेट के लिए वो किसी भी को मैनिपुलेट करते हैं। एंड अदर ट्रेट, मैनिपुलेट क्या करते हैं, यानी कि सपोज़ एक मुल्क से कोई मसला है तो दूसरे मुल्क को साथ इन्वॉल्व करेंगे और लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, उनको भी मैनिपुलेट करेंगे कि ये मसले हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हम सब ख़त्म कर देंगे। ब्रेन वॉशिंग करना शुरू कर देते हैं लोगों की, बार 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 वही बातें करेंगे और बताएंगे कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, ये तो इसकी जिंदा मिसाल तो ट्रम्प साहब है। बिल्कुल। हाँ। तो ये चीज़ जो है, और फिर देखिए सबसे बड़ा रिस्क कब आता है? हाँ। ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा रिस्क तब आता है जब वो किसी बहुत ही बेहतर पोजीशन पे चले जाते हैं, इसलिए कि तब उनकी आजमाइश है। भाई आपके पास एक स्किल है, देखिए ये भी स्किल होती है कि आप कंट्रोल कर सकें लोगों को, इसलिए कि जब आप मैनेजर हैं तो यू हैव टू कंट्रोल मैनी पीपल, बट उनकी रिस्पेक्ट के साथ, उनकी केयर के साथ, उनका ख्याल रखते हुए कंट्रोल करते हैं समझ बूझ कर, तो दैट इज़ ओके। अच्छा, लेकिन अगर आप कंट्रोल करते हैं और दूसरे को इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि उसको बिल्कुल ज़मीन पर लिटा देते हैं और कहते हैं कि बस अब तुमने मेरी बात माननी है, तो दैट इज़ सम प्रॉब्लम ना। तो ये चीज़ फिर उसमें स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाती है जब उसे कोई बहुत बेहतर लेवल मिल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि मतलब वो बंदा जो ये काम कर रहा है, जिस तरह के उनके एक्ट्स हैं, उनको मतलब कोई फैमिली वाला ही कहेगा इस तरह के बंदे को कि वैसे तो सारी दुनिया ही कह रही है भाई कि आप पागल इंसान है। अब तो उनको अपने अमेरिका के अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना आ रहा है ना, हर कोई कह रहा है कि क्या कर रहे हैं आप। और फिर आपने देखा कि उन्होंने उनके जो पॉप लियो है
उन पे उन्होंने क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया, हालांकि वो जाहिर है कि मसीहियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए तो वो सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम शख्सियत हैं। उन्होंने उसके साथ भी शुरू कर दी। मतलब वो ये नहीं देखते हैं कि कौन हमारे लिए काबिल एहतराम है, कौन नहीं है। मतलब कुछ चीज़ों को हम छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने हज़रत ईसा के साथ AI जनरेटेड तस्वीर भी अपलोड कर दी। वो बंदा तो अपने कोई नबी पैगंबर किसी को भी नहीं मान रहा। ये किस तरह की बातें हैं? इनका कोई ट्रीटमेंट होता है या उनको खुद से फील होना चाहिए, फैमिली कहे, क्या मतलब? देखिए, उनको खुद से तो फील नहीं होता। अगर फील होता तो बचपन से ये चीज़ें डेवलप होती हैं ना, बचपन से ये ट्रेड्स डेवलप होती हैं। अगर उन्हें एहसास होता या किसी ने एहसास दिलाया होता, समझ गए होते, तो आज ये वक्त ना आता। दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें कौन एहसास दिलाए, दूसरे एहसास दिलाएं। ये लोग हमेशा लोगों की बात या की ज़बान नहीं समझते, यानी कोई भी इर्द गिर्द उसकी ज़बान नहीं समझेंगे। ये किसकी ज़बान समझेंगे? जो इनसे भी ऊपर के लेवल पे होगा, ताकत की समझेंगे। कोई पावर, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ पे पावर हो उसकी, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, चाहे किसी भी हवाले से। जैसे ईरान उनको टफ टाइम दे रहा है, हाँ, तो उसमें भी ईरान के साथ जो है वो, यानी जब तक ये निगोशिएट भी कर रहे हैं और अजीब तरह के बयानात भी दे रहे होते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स देख के इंसान हैरान होता है। मैनिपुलेटिव है ना। अब जिस तरह से चीन के लिए उन्होंने बयान दिया कि मैंने चाइना का विजिट भी करना है, चाइना जो है वो हमसे तेल खरीदेगा, ईरान से बिल्कुल नहीं खरीदेगा। और अच्छा, अभी वो गए नहीं हैं, वो सदर शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। वो पहले कह रहे हैं मुझे पता है वो मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल करेगा, मुझे हक करेगा। मतलब ये किस तरह का बिहेवियर है? प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, प्रेशर बिल्ड है ना, यानी कि आप सबको बता रहे हैं कि भाई मैं तो जो कर रहा हूँ वो तो हुआ ही हुआ, वो तो होना ही है। लेकिन एंड में क्या होगा? सपोज कि ये नहीं होता तो वो एक और नैरेटिव ले लेंगे। बेसिकली ये भी नार्सिसिस्टिक ट्रेट होती है। जैसे यहाँ पे भी हमारे एक लीडर है आजकल तो खैर वैसे वो इररेलेवेंट हुए हैं, क्योंकि अब तो उनका ना कोई नाम ले रहा है ना कुछ कर रहा है। लेकिन ये हमारे यहाँ पे अगर हम बाहर की बात करें तो एक डोनाल्ड ट्रंप है, और पाकिस्तान की बात करें तो इमरान खान साहब है। इसकी ज़िंदा मिसाल है। अच्छा, ये आप मुझे ये बताएं, आपने, क्योंकि हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी जिस तरह से बात कर रहे थे, मैं भी ये बात हमेशा करती हूँ, आपने भी कहा कि आपने भी अपना वोट खान साहब को दिया, लेकिन आप उनसे डिसअपॉइंट हुई। इसी तरह से आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली भी डिसअपॉइंट हुई, मेरी फैमिली भी डिसअपॉइंट हुई, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए और उनको पता चल गया ये बंदा सही नहीं है, ये नहीं करेगा। सो उन्होंने मुतबादल देख लिया या नहीं भी देखा चलें। लेकिन एक क्लास अभी भी है, एक तबका, जो हम बात कर रहे थे कि वो पागलों की तरह खान साहब की तकलीद करते हैं। इस तरह के लोगों का हम क्या, इनके बिहेवियर को क्या कहेंगे? ये थोड़ा सा आप बताएं साइकोलॉजी की ज़बान। हाँ, बेसिकली इसको अगर हम देखें तो तकलीद जो होती है ना, वो प्रॉब्लम होती है। और साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो अगर आपकी फिक्सेशन होगी किसी चीज़ पे, अच्छा, अगर आपको हुआ है कि बस मुझे ये टेबल पसंद है, चाहे जैसी भी है मुझे ये पसंद है, तो आप इसके ऊपर फिक्सेट हो गए हैं, आपका जहन इस पे ऑब्सेस्ड हो गया है, एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, नहीं है, क्या है। सेम इज़ द केस विद दोज पीपल जो कि वक्त के साथ जब उन्हें पता चलता है कि भाई ये प्रॉब्लम थी, पहले तो हमने देखा, हमें लगा कि हाँ ठीक है ये कर सकते हैं, हम मोटिवेट हुए, लेकिन जैसे ही आपको पता चला और आपने उस वक्त भी वही पिछला स्टांस ही लिया, दैट इज़ रॉन्ग। अपने आप को हमेशा, ग्रोथ किस चीज़ से होती है? इसी से होती है कि आप अपने आप को हमेशा मौका दें कि मैं बेहतर से बेहतर सोच रखूं, बेहतर से बेहतर डिसीजंस लूं। तो आज अगर आप फिर वही बात करते हैं जो 4-6 साल पहले आपने की या कुछ अर्सा पहले की, और आप कहते हैं कि नहीं जो कुछ भी हो गया वो हो गया, लेकिन मैं इसी बिलीव के साथ हूँ, तो फिर ज़्यादती हो जाती है। फिर ये चीज़ जो है ना, ये फेयर आप नहीं है, यानी आपने ग्रोथ की तरफ नहीं सोचा। और आप ये भी तो देखें ना तहमीना कि बहुत सारे लोग, मतलब इससे पहले भी जब पॉलिटिकल पार्टीज थी, PMLN थी, पीपल्स पार्टी, पहले तो 2 ही थी ना, मतलब काफ लीग, छोटी मोटी जमातें और थी, कराची में MQM वगैरह थी, लेकिन कभी इस तरह से लड़ाइयाँ नहीं होती थी, कभी इस तरह से दुश्मनियाँ नहीं होती थी। लेकिन जो इन्होंने नस्ल तैयार की है ना, वो किसी ने भी नहीं तैयार किया है।
बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें देखें जो इनके साथ बड़ों का रिलेटेड एहतराम लोग नहीं है, हैं, किसी का एहतराम हाँ, नहीं है। ये चीज़ जो है ना, ये सबसे आपको बढ़िया मेरी बात, मैंने क्वेश्चन क्योंकि है। कह दिया कि खान साहब ने ये गलत काम किया था, ये देखे सबूत है, तो बस आप मेरी दुश्मन हो जाएंगी हाँ। और आप हर हद से गुजर जाएंगी। और ये चीज़ जो होती है ना, ये वही बात है कि बस आपका अंधा एतमाद। देखिए कोई भी शख्स हो, खान साहब हो या कोई भी हो, बेसिकली अगर आप अंधा एतमाद करते हैं दैट इज़ रॉन्ग। और दूसरा ये कि कोई भी सिचुएशन हो, आप बैठ कर उसको डिस्कस करो। ये जो बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, कोई भी साइड हो, इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये मॉरली एथिकली भी मना है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, किसी के हवाले से भी हो। तो इसमें जो हम ज़्यादातर नज़र आ रहा है हमें कि सोशल मीडिया पे ज़्यादातर रुझान क्या है, तो वो ज़्यादातर रुझान तो यही नज़र आ रहा है कि गालियाँ होंगी, बुरा भला कहा जाएगा, दूसरों को स्नैप किया इज्जतें जाएगा, उछाली जाएंगी। तो इज़्ज़तें उछाली जाएंगी। तो बेसिकली ये रवैया गलत है। अगर आप इस रवैये को चेंज कर लेते हैं, आप कहते हैं बैठ कर बात होगी, या ठीक है तुम्हारा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट योर्स एंड यू शुड रिस्पेक्ट माइन, तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। बेसिकली इसकी अनफॉर्चुनेटली नहीं है ना। लेकिन इसकी ट्रेनिंग हम बचपन से बच्चे की करते भी नहीं हैं। बच्चे को हमने कभी सिखाया कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होती है? कभी नहीं सिखाया कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती है। घर में वालिदैन भी इसी तरह से तू तकरार कर रहे होते हैं, टीचर्स भी बच्चों को या तो स्नब कर रहे हैं या फिर उनको अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको जो मर्ज़ी करो इस पर लगाया हुआ है। तो हमने जब ट्रेन ही नहीं किया अपनी नई जनरेशन को, और फिर मोस्टली जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो तो फिर और ज़्यादा इसमें इश्यूज दिखाते भी हैं ना। हाँ, लेकिन खान साहब वाले केस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो सो कॉल्ड पढ़े लिखे ही ज़्यादा उनके साथ थे, और हमने चले मान लिया बच्चों को हमने ट्रेन नहीं किया, लेकिन खान साहब क्योंकि ज़ाहिर है कि एक हीरो पर्सनालिटी थे, वर्ल्ड कप जीत के आए थे वो, तो वैसे मैं उस दिन भी कह रही थी कि काश ना ही जीता होता जो हमारे गले पड़ गए। अच्छा, तो उनको जब उन लोगों ने देखना शुरू किया, उनसे मोटिवेशन लेना शुरू की, तो उन्होंने तो बस चोर डाकू लुटेरे, चोर डाकू लुटेरे, ये गलत है फलाना, बस मैं ही सही हूँ, बस मैं ही सही हूँ, अपने आप को एक मसीहा बना के उन्होंने पेश किया। और जाहिर है कि उस वक्त मीडिया सब लोगों ने उनका साथ दिया अनफॉर्चुनेटली, तो लोग जो थे वो बस उसी पे लगे। अब वो मसीहा पता चल गया कि वो एक मुजरिम है, मुल्जिम है, जेल में अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन वो जो उनके कल्ट है ना वो बस बाज नहीं आ रहे। वो कहते हैं नहीं, ये मसीहा अभी भी मसीहा है। ऐसा ही है। दरअसल पता है वो एक ब्रेन वॉशिंग हो गई होती है ना, और फिर जो मैंने आपको बताया जो लोग तकलीद वाले अब होते इनके हैं, दोबारा ब्रेन वॉशिंग अगर करनी हो कि भाई सही हो जो, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि जब भी कोई इस तरह से गलत अल्फाज या इस तरह के बिहेवियर्स अपनाता है, उसको जब हम नो आंसर इज़ द बेस्ट आंसर, सबसे पहले तो ये चीज़ होती है। लेकिन उनको ट्रेन क्या करना है, ट्रेनिंग उनकी किस तरह से हो सकती है? बेसिकली हम इस चीज़ पर देखें कि अल्टरनेटिव जो है वो कितना बेहतर है, उसको हाईलाइट किया जाए। जब अल्टरनेटिव हाईलाइट होता जाता है तो फिर दूसरी चीज़ जो है ना वो उसका वो बैकग्राउंड में जाना शुरू हो जाती है। तो हम इसके ऊपर सोचते हैं कि ओके, वट एवर दे आर डूइंग वी हैव टू फोकस ऑन वट इज़ नाउ प्रेजेंट एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और जो कि हो भी रहा है, इस वक्त पे कोशिश भी काफ़ी की जा रही है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, तो उसके ऊपर फोकस किया जाए। एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि ट्रेनिंग जो है ना वो तो फिर इंडिविजुअल की हो सकती है, यानी इन लोगों को इनके यानी उनको बताया जाए, उनको ये समझाया जाए कि दिस इज़ रॉन्ग बिहेवियर। तो ये तो इंडिविजुअल की हो सकती है। कौम पूरी जब ऐसे लगी हुई हो तो फिर कौम की कैसे ट्रेनिंग की जाएगी? फिर उसमें यही आ जाता है कि सख्तियाँ हों, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे सेट किए जाएं, सोशल मीडिया के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, तो इसके ऊपर काम हो। अच्छा, अगर हम ट्रंप की बात करें या इमरान खान नियाज़ी साहब की बात करें, तो जो इनकी शख्सियत है ये पोलराइजेशन का बायस बनती है, इसकी नफसियाती वजह क्या हो सकती है? देखिए पता है, लोग अक्सर कहते हैं कि या तो मैं इस साइड पर हूँ या उस साइड पर हूँ। अक्सर लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि असल में आपको बेहतरी की साइड पर होना है, ग्रोथ की साइड पर होना है, जो चीज़ इम्प्रूवमेंट ला रही है आपको उसकी साइड पर होना है। ये पोलराइजेशन तभी होती है जब हम कहते हैं कि अच्छा वो या इमरान खान या फिर नवाज शरीफ या वो, यानी हम मुख्तलिफ लोगों को हम कहते हैं। और इसी तरह से ट्रंप के या तो साइड पर होंगे या उसके अगेंस्ट होंगे। बेसिकली हम ना ट्रंप के साथ ना उसके अगेंस्ट, हम असल में जो कहते हैं कि वर्ल्ड में वो जो होता है कि इत्मीनान हो, सुकून हो, लोग मुतमईन हो, सेफ्टी हो, ये कैसे आएगी?
अगर ट्रम्प नहीं ला पा रहा तो दैट पर्सन इज़ रॉन्ग। अगर यहाँ के जो भी लोग हैं जो कि सपोज इमरान खान नहीं ला पा रहा था तो दैट वाज रॉन्ग। तो हमें तो अपने मुल्क की सलामती चाहिए ना। तो बेसिकली ये है चीज़ जिसकी वजह से जो लोग नहीं समझते तो फिर वो कभी इसकी तरफ या उसकी तरफ वो पोलराइजेशन होना। तहमीना लास्ट में ये बताएं कि क्योंकि जाहिर है ट्रम्प से भी आपने कभी मुलाकात तो नहीं की, लेकिन जो उनको देखा, उनकी पर्सनैलिटी को जितना ऑब्जर्व किया उस पर हमने बात की। आसिम मुनीर साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब, आजकल कमालात दिखा रहे हैं माशाल्लाह, अभी ईरान में मौजूद हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी को देख के आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक उनकी पर्सनालिटी का सवाल है तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तो है। जो वो काम कर रहे हैं, जो उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें ये चीज़ तो वाज़े तौर पे है कि ही वांट्स टू बी थॉट लाइक के ही इज़ डूइंग समथिंग स्पेशल, और इसमें उनके साथ बहुत अच्छा यानी एक पॉजिटिव तो है ना उनका काम। तो जो पॉजिटिविटी है उसको वो इस्टेब्लिश भी करना चाह रहे हैं। फिर मीडिएटर का रोल जो होता है ये बहुत बड़ा रोल होता है। मीडिएटर का रोल जब वो अदा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अमन अमान भी कायम करना चाह रहे हैं। माशाल्लाह सारी दुनिया ही पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही है। और तो अब जब हम ट्रम्प जैसी पर्सनैलिटी की जहाँ पे बात करें, देखिए वो कह रहा है कि वो वंडरफुल काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और हम दोबारा भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में जाएंगे। तो उनकी पर्सनैलिटी का ये मतलब ओवरऑल तो नजर ही आ रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। देखें, जो शख्स मीडिएटर का रोल अदा करता है या जो मुल्क मीडिएटर का रोल अदा करता है, तो हम कहते हैं कि वो फिर एक पॉजिटिव काम ही कर रहा है, इसलिए कि जंग हो रही है, जंग को ख़त्म करा रहा है। और अगर हालांकि जंग उसकी है भी नहीं, हाँ, और रिजल्ट अगर निकल आए तो फिर तो बेहतरीन हो जाता है। तो इस लिहाज से इस लिहाज से एक पॉजिटिव रोल तो वो कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है कि उनका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का, तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तो आपको किसी भी लेवल पे आप हैं जहाँ पर कि आपने बहुत सारे लोगों को डील करना है, आपने पूरी आर्मी को डील करना है, यू शुड हैव। और उस पर्सनालिटी ने कंट्रोल भी करना होता है, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। उस पर्सनालिटी ने सबको मैनेज करना होता है, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इसके साथ जब वो ये सब काम कर सकते हैं और कर रहे हैं, तो इसके साथ उनकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही लाएगी, होपफुली, इंशाल्लाह। तो इसमें मेरे तो हिसाब से यही है कि उनको हम कोई भी और लेबल नहीं लगा सकते, कम अज़ कम। ठीक है, उनको हम पॉजिटिव पर्सनैलिटी ही कहेंगे और वो दुनिया भी मान रही है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आखिर में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।